दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं दीपक रोहित। कल आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। ठीक है, तो कल हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? संख्या पद्धति जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक दाशमिक पद्धति और एक होती है द्विआधारी पद्धति। दाशमिक पद्धति को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और द्विआधारी पद्धति को बोलते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए, द्विआधारी पद्धति जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसमें ओनली 0 और 1 आता है। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है वो 0-1 से शुरू होती है, 0-1 से होती है। ठीक है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओनली हमारी दाशमिक पद्धति के बारे में। तो दाशमिक पद्धति में जो है 0 से लेके 9 अंकों तक के अंकों से मिलकर संख्याएं बनती थी। ठीक है, तो दाशमिक पद्धति में देखिए 1 से लेके 9 तक जो अंक थे वो सार्थक अंक थे, क्योंकि इनका एक अपने आप में अर्थ होता था। ठीक है, और 0 जो है असार्थक अंक है, तो उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं था, इसलिए उसको असार्थक अंक बोला गया। ठीक, इसके बाद हमने आगे पढ़ा था संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है और एक इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम किससे शो करते थे? आई से। I इज इक्वल टू √-1। ठीक है, तो जो I है ये इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जो है जैसे -1 है, इसमें ये डिफाइन होता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो वो क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। जैसे कि हम ले लेते हैं करनी ऋण 2। ठीक है, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर वर्ग से करनी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऋण 2। तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है कि जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ठीक, अब हम आते हैं संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 1 से लेकर अनंत तक, मतलब 0 को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 को सम्मिलित करने के बाद सभी प्राकृत संख्याएं और +0 हो जाता है, तो ये सारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, ऋणात्मक भी होनी चाहिए, 0 भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब करनी 2 हुआ, करनी 3 हुआ, करनी 5 हुआ, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिसमें स्वयं और एक गुणनखंड होने के अलावा और किसी अन्य संख्या भी उसका गुणनखंड हो। जैसे कि हमने ले लिया 4, तो 4 में क्या है? एक तो गुणनखंड है और 2 भी है, 1 है और स्वयं है। इसके अलावा 2 एक अन्य संख्या है जो इसका गुणनखंड है, तो 4 क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब इसमें अभाज्य संख्या जो हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि इसमें एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 की, तो 2 में 1 है गुणनखंड और स्वयं 2 है, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड है तो नहीं है। तो ये 2 जो हो जाएगी ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। और फिर हमने एक संख्या और पढ़ी थी जो थी परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परिपूर्ण संख्या क्या कहलाती है? परिपूर्ण संख्या जो होती है जिसमें मान लीजिए कोई संख्या है n, तो n तक जो n के गुणनखंड हैं 1n, ठीक है, 2n, जो भी इसके गुणनखंड हैं
इन सब का योग n के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमें n को छोड़ना है। तो मैंने बताया था कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसका गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6, लेकिन हमें 6 को छोड़ना है। तो 6 को छोड़ने के बाद 1, 2 और 3 इनको जोड़ेंगे तो इसका सबका सम कितना आ रहा था? 6। इसी संख्या के बराबर आ रहा था। तो ये एक क्या है? सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या। इसके बाद दूसरी कौन सी थी? 28 थी। 28 में मैंने बताया था कि एक के बाद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 28। लेकिन इसको छोड़ना है तो इसके बाद सभी, इसको छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा था? 28। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 28 आ रहा था। तो ये दूसरी परिपूर्ण संख्या है। फिर मैंने बताया था उसके पहले कि सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या आप जानते हो कि 2 से अगर भाग चला जाए तो वो सम संख्या होती है, और अगर 2 से भाग ना जाए तो वो विषम संख्या होती है। तो चलिए आज हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, संख्या पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देखते हैं हम, अभी हमने संख्याओं का परिचय दिया, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं, अभी हमने नंबर्स देखे, अब हम देखते हैं संख्या। अभी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नंबर्स जो है, संख्याएं हैं, अंक है, वो कहां कहां आते हैं, किसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या, तो संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे। तो संख्या को हम लिखते हैं कि अंकों या मानों या कोई मान होता है, जिस अंकों या मानों को मिलाकर संख्या बनती है। ठीक है, अंकों या मानों को मिलाकर संख्या बनती है। ठीक है, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे 4, 7, 9, 8, 6। ठीक है, ये कोई संख्या ले ली। अब संख्या जो है, अब संख्या में होता क्या क्या है। संख्या तो सभी को पता है कि कोई भी नंबर उठा लिया तो संख्या होती है। अब संख्या में होता क्या क्या है, तो देखिए संख्या में 3 चीजें होती हैं। एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। ठीक, दूसरा क्या होता है? जातीय मान, और तीसरा होता है जो है संख्यांक मान। ठीक है, संख्यांक मान मतलब होता है कि किस स्थान पर वो है। ठीक है, जैसे यूनिट, टेंस, 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो किस स्थान पर है तो वो देखते हैं। तो स्थानीय मान को हम बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। जातीय मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और स्थानीय मान को, संख्यांक मान को बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि जिस स्थान पर वो संख्या है, तो यूनिट, टेंस, 100, 1000 कुछ भी बोल सकते हैं, जो मतलब जिस स्थान पर वो है तो उसको शो कर सकते हैं। तो देखिए स्थानीय मान क्या है? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो है वो किस स्थान पर है, प्लेस वैल्यू जो है, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा संख्यांक मान और स्थानीय मान में। अभी मैं इसका डिफरेंस आपको बता देता हूं, ठीक है, कंफर्म करा देता हूं इनका डिफरेंस कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए संख्यांक मान जो होता है और स्थानीय मान होता है, तो देखिए स्थानीय मान, जैसे 9 की बात करते हैं तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 9 का स्थानीय मान जो 9 है, ये जिस प्लेस पर है तो वो तो लिया जाएगा, और उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अब जातीय मान बोलते हैं, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि कोई संख्या दिखती कैसी है, तो उसका फेस कैसा है। तो देखिए जो 9 है, 9 तो देखेगा 9 के जैसा, तो उसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, क्योंकि वो उसी की तरह दिखता है।
तो देखिए स्थानीय मान जो रहेगा यहाँ 9 का 900 हो जाएगा और जातीय मान जो रहेगा 9 का वो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्यांक मान। तो संख्यांक मान में हम क्या करते हैं कि किस प्लेस पर है। तो देखिए इधर से यूनिट, टेंस, 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा किस पर है, सैकड़ा पर। तो इधर हम क्या करते हैं, इसको 100 ले लेते हैं। तो संख्यांक मान 9 का क्या है, 100 है और स्थानीय मान क्या है 900 या फिर 900 है। और अगर बात करते हैं फेस वैल्यू की या जातीय मान की तो 9 है। ठीक है, तो संख्या में क्या क्या होता है, स्थानीय मान होता है, जातीय मान होता है और संख्यांक मान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन बन जाता है कि कोई संख्या जैसे ये ले लेते हैं तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान क्या लोगे आप, सबसे पहले 900 लोगे, फिर उसका जातीय मान क्या लोगे, 9 लोगे, फिर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 198। तो ये जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, अंतर रहेगा किसका, स्थानीय मान और जातीय मान का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्थानीय मान और संख्यांक मान में से अंतर पूछा जाता है। तो देखिए 900 का स्थानीय मान और संख्यांक मान ले लेते हैं। तो 900 और संख्यांक मान कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसको जब हम ऋण करेंगे तो ये 0 0 9 में से 1 गया तो 8। तो 800 जो है ये स्थानीय मान और संख्यांक मान का अंतर है। तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा संख्याओं पर आधारित तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो अब आते हैं आगे संख्या पद्धति में जो इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला टॉपिक होता है तो वो है इकाई का अंक। ठीक है, अब इकाई का अंक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी बोल देता है कि बताइए, मान लीजिए कि 879 मल्टीप्लाई बाय 341 मल्टीप्लाई बाय 628। अब हमें ये दिया है, हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, या कोई भाग में दे दिया, गुणा में दे दिया, हाँ, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ऐसा तो करने बैठेंगे नहीं कि इनका ये गुणा किया, फिर इनका गुणा किया, फिर इनका गुणा किया। हाँ, इतना करेंगे तो हमें शाम हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गुणा के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक किसमें, गुणा में, इकाई अंक निकालना। ठीक है, निकालना। अब इकाई का अंक निकालना, फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यही ले लेते हैं। तो जब गुणा की बात आती है तो देखिए क्या करते हैं, जब आप 879 मल्टीप्लाई 341, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं आप, एक का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट का इस पूरे में, तो ये आ जाएगा 978। ठीक है, फिर दूसरा डिजिट लेंगे तो इसके नीचे आप क्रॉस या जीरो लगा दें। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको लास्ट में ऐड करते हैं तो ये यूनिट डिजिट यहां आ जाता है। हाँ, तो हम ये सारी प्रोसेस ना करके हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 9 1 जा 9 या 9 एकम 9, फिर यहां 9 आ गया, फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 9 8 जा 72, तो इधर क्या आ गया 72। अब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना था तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 2, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब कोई भी संख्या ले लेते हैं और जैसे कितनी भी बड़ी संख्या मिल जाए, ठीक, तो 5 7 9 8 3 गुणे 7 3 2 1 गुणा 9 8 9 7 गुणा 5 4 3। अब हमें इसका यूनिट डिजिट पता करना है तो हम पूरी संख्या को नहीं पकड़ेंगे, हम क्या करेंगे
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 3 इधर आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 30 7 21, 21 आ गया, तो 21 में से ये छोड़ दो, बचा क्या 1, फिर 1 का इस 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा 3। तो गुणा की कोई भी संख्या होती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि गुणा में ही आता है फैक्टोरियल। आपने सुना होगा फैक्टोरियल का सिंबल बनता है ऐसा, ठीक। तो 1 फैक्टोरियल आ जाता है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 फैक्टोरियल होता है, मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इस अंक के पीछे जितने संख्याएं हो सभी का गुणनखंड। ठीक है, तो 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये आता है। अब देखिए, 1 का तो हमें पता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है। ठीक है, 4 का कितना होता है, 24 होता है। अब 5 का निकालेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब देखिए, इधर क्या मिल रहा है आपको, 5 फैक्टोरियल के लास्ट में क्या आ रहा है, 0। तो 1 से 4 तक तो सभी अंकों में चलते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। लेकिन 5 फैक्टोरियल में लास्ट में 0 आ रहा है, तो कोई भी संख्या दी जाए कि 2 गुणित 3 गुणित 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही। तो जहां 5 फैक्टोरियल से ऊपर की संख्या आती है तो वहां यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अगर आपसे पूछा गया कि 196 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, मतलब 196 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए, तो आप आंखें बंद करके लिख देना 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि 196 फैक्टोरियल की इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 के आगे वाली सभी संख्याओं का इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें भाग वाली संख्याओं में पूछा गया हो, कि हमें भाग वाली संख्याओं में, या फिर हम देखते हैं घातांक का इकाई का अंक। अभी हमने क्या देखा है, गुणनखंड का। अब हम देखते हैं घातांक का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो घातांक में कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। अब देखते हैं हम घातांक। ठीक है, घातांक में इकाई का अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। ठीक है, अब घातांक में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए हमें पता है कि 2 के ऊपर 363 की घात। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा 363 बार। ऐसा लिखेंगे तो शाम हो जाएगी हल करते हुए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ऐसा करेंगे तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि 0 अगर किसी संख्या के घातांक के ऊपर है, मान लीजिए कि 2 0 के ऊपर कितने ही की घात हो। ठीक है, कितने ही की घात हो तो 0 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले 0 का 0 आता है। ठीक है, 5 की बात करते हैं तो 5 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 ही आता है। अगर किसी का 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, 6 है तो 6 आएगा, और अगर 1 है तो 1 आएगा। तो एक चीज समझिए
कि जहां जीरो है तो जीरो अगर है किसी संख्या पे वो उसकी कितनी घात हो तो उसके अंत में जीरो ही आने वाला है। ठीक है, अगर 5 की बात करते हैं तो 5 पर क्या होगा, अंत में 5 आएगा। जैसे देख लीजिए 5 है, 5 का वर्ग देखते हैं तो कितना आया 25। ठीक है, और 5 का घन देखते हैं तो कितना आ गया 125। तो अंत में क्या आ रहा है, ऑल ओवर 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 का यूनिट डिजिट 5, 6 का देखते हैं तो 6 का 36 आ जाएगा, और 36 का करेंगे तो वहां पर भी अंत में 6 आएगा। अब कहीं 1 है, ठीक है, जैसे 11 से ले लेते, 11 का वर्ग कितना है 121। तो जहां 1 ले रहे हैं तो वहां अंत में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब देखते हैं हम किसका, अब इसके बाद देखते हैं हम 2 का। ठीक है, तो 2 में क्या होता है, अब देख लेते हैं हम 2 का। तो 2 में क्या होता है, 2 में अगर 2 की घात करेंगे तो 2 दूने 4, हाँ 2 में 3 की घात करेंगे तो कितना आ जाता है 8, 2 में 4 की घात करेंगे तो कितना आ जाता है 16। ठीक है, और 2 में 5 की घात करेंगे तो कितना आ जाता है 32। फिर 2 में 6 की घात करेंगे तो क्या आ जाता है, 2 में 6 की घात करेंगे तो आ जाता है 64। तो देखिए आपको एक चीज दिख रही है कि 4 8 6 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 2, तो ये लंबा है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें चेन बनती है 4 8 6 2 फिर 4 8 6 2, ऐसी चेन बनती है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने में भी हमें समय लग जाता है। तो इसमें आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इजीली किसी का भी घातांक का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घातांक का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर तो क्या कर सकते हैं आप, जहां आपको 0 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 1 देखा, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी ट्रिक जिससे आप क्या करेंगे कि इजीली आप उसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ले लिया कोई भी संख्या 37, 37 के ऊपर 368 की घात। ठीक है, अब ये ले लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर देखना है कि सम है कि विषम है। ठीक है, यहाँ क्या है, सम है कि विषम है। हमें पता है विषम है, तो विषम में हम क्या करते हैं कि आप आंखें बंद करो, इधर विषम देख लिया, आंखें बंद करके आप 1 रख दो। ठीक है, फिर गुणा। अब क्या करना है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसको, इस संख्या को 4 से भाग देना है और हमें इसमें शेषफल पता करना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36। ठीक है, 4 नाम 36 और 4 दूने 8, ये तो पूर्ण रूप से कट गया। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई का आ जाएगा 1। ठीक, यहां पर शेषफल अगर कुछ भी ना बचे तो ये इसका इकाई का अंक है। अब देखते हैं कोई अलग संख्या ले लेते हैं, 5 8 9। ठीक है, 5 8 9 या 5 8 3। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे कोई विषम संख्या 221 की घात। ठीक है, 221 की घात ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, हम इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, विषम अंक। ठीक है, विषम अंक देखा तो विषम अंक में हम ले लेते हैं 1। इसके बाद गुणम। अब इसके बाद हम 4 से इसको भाग देंगे। ठीक है, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20, फिर बचेगा 21 और फिर 4 पंचे 20, तो कितना बचा यहाँ शेषफल 1। तो जो इकाई का अंक है उसको जितनी बार शेषफल, जितना शेषफल बचे उतनी बार रखना है। तो इकाई के अंक में शेषफल कितना बच रहा है, घात में 1, तो 3 को रख दो। ठीक है, तो 3 एकम 3, तो ये इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। तो अभी हमने देखा है कि इधर अगर विषम संख्या हो और इधर सम हो तो हम क्या करते हैं, विषम देखकर इधर 1 रख दिया और 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आया उतनी बार इस अंक को रखते हैं। ठीक है, फिर इधर हमने विषम लेके देखी घात में, तो घात में विषम लेकर देखी, 4 से भाग दिया तो शेषफल जितना आया उतनी बार रख दिया और फिर हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया। अब देखते हैं जब इधर सम संख्या आए, अभी तो विषम का देख रहे थे, अब इधर सम संख्या आए तो हम 364 की बात करते हैं। 364 के ऊपर 223 की घात। ठीक है, ये ले लिया।
अब देखते हैं, तो ये क्या है, सम है। अब सम है, अभी विषम में हमने 1 ले लिया था, सम में हम लेंगे 6। ठीक है, तो सम में हम क्या लेंगे, 6। अब 6 आ गया, फिर गुणा, इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, फिर बचेगा 23, फिर 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, मतलब 3 आएगा, तो फिर 3 आएगा शेषफल, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार हमने इसको रख दिया। ठीक, अब हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 6 चौके 24, 24 में 4 आ गया, 4 चौके 16, 16 में 6 आ गया, फिर 6 चौके 24। ठीक है, तो 24 का क्या आ गया, 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4। ठीक है, 4 ये आ गया आंसर, मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये 4 जो रहेगा इसका यूनिट डिजिट। अब अभी हमने क्या देखा है, पहले अगर इधर ऑड नंबर हो, इधर इवन हो, अब हमने देखा इधर ऑड नंबर हो, इधर ऑड नंबर हो, और फिर देखा अगर नीचे इवन हो और ऊपर ऑड हो। अब हम देखते हैं कि नीचे इवन हो और ऊपर भी इवन हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये तो परफेक्ट कट रही है ना, तो हम इधर ले लेते हैं 6। ठीक, अब देखिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, इधर हमने ले लिया 6, क्योंकि हमें पता चल गया कि इधर इवन है, इधर ऑड होता, अगर ऑड होता तो हम लेते 1, अभी इवन है तो हमने ले लिया 6। इसके बाद गुणा, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दिया तो 32 कट गया। ठीक है, बचा 6, 4 एकम 4, तो शेषफल बचेगा इधर 2, तो 2 शेषफल बचा, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यूनिट डिजिट को 2 बार लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, 2 बार हमने इधर इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 48, 8 6 48, तो 8 फिर से आ गया, और 8 अठैया 64, 8 8 64, तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो इधर भी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। ठीक है, तो ये आंसर। तो हम ऐसे किसी भी संख्या में घातांकों का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आप 1000 की, 2000 की, 5000 तक की कोई भी संख्या में हमें अगर यूनिट डिजिट मिलता है, ठीक है, फाइंड करने के लिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि 328 के ऊपर 512 की घात प्लस, ठीक है, फिर पूछ लेंगे 3 गुणित 8 गुणित 9 गुणित, ठीक है, गुणित 536 के ऊपर 57 की घात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो सबसे पहले हम ये प्लस में है तो इस पोर्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम, यूनिट डिजिट हमें पता है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले 6 ले लिया, क्योंकि इधर इवन है, सम संख्या है, तो हमने ले लिया 6। ठीक है, अब इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, फिर इधर बचेगा ये 11, तो 4 दूने 8, फिर 32, तो इधर कुछ नहीं बच रहा, तो ये कितना यूनिट डिजिट आ गया, 6। ठीक है, इसका आंसर ये 6 आ गया। फिर देखते हैं, अब फिर पकड़ते हैं इसको, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, तो 536 में ये क्या है, इवन है, तो हमने ले लिया इधर 6। ठीक है, अब इसको 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर बचा 17, फिर 4 चौके 16, एक बचा, तो एक बार और 6 ले लिया। और हमें पहले भी पता है कि मैंने पहले आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर 6 हो
तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 ही आता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा भी देख सकते हैं कि 6 है तो इसका इकाई का अंक 6 ही आता है। ठीक है, अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो हम इनका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 8 तिया 24, 4 आ गया, 4 नाम 36। ठीक है, ये कितना आ गया, 6। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आ गया, 6। अब देखिए, अब 6 36। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट इधर क्या आ जाएगा, 36 का यूनिट डिजिट 6, लेकिन इधर प्लस है तो प्लस में क्या करेंगे, हम इस 6 को और इस 6 को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे यूनिट डिजिट को तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसका निकाल लिया आपने 6, फिर इनका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाला और इसका यूनिट डिजिट निकाला, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। देखिए इसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, तो फिर 6 के बाद इसका 36 में 6 यूनिट डिजिट आ गया। फिर इस 6 को और इस 6 को, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यूनिट डिजिट 2। ठीक है, तो इधर हम ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्लस माइनस में कुछ भी आ जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें और कोई क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे अगर कभी आ जाता है ठीक है, कभी माइनस वाला आ जाता है कि 365 के ऊपर 283 की घात माइनस 2 के ऊपर 64 की घात इंटू 36 के ऊपर 37 की घात इंटू 5 के ऊपर 5 के ऊपर 212 की घात। ठीक है, ऐसा कोई आ गया तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें पता है सबसे पहले कि 5 का इकाई का अंक जो होता है 5 के घातांक पर 5 ही होता है। तो इधर हमने ले लिया 5। अब आते हैं इधर, तो माइनस 2 का है तो इधर क्या है, 2 ले लिया। ये सम संख्या कट जाएगी तो ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 से ये कट जाएगी तो 2 का 2 ही रहेगा, गुणा। अब बात करते हैं हम 36, तो 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो मैंने बताया था कि 6 का जो रहेगा कोई भी घातांक हो 6 का 6 ही रहता है। ठीक है, फिर गुणा में बात करते हैं अब 5 की, तो 5 का भी हमें पता है 5 ही रहेगा। तो इसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 × 12 और 12 पंचे 60। इसमें क्या आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब हमें माइनस किससे करना है, बीच में माइनस है तो 5 से माइनस करना है। तो 5 ऋण 0, तो क्या हमें प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा यूनिट डिजिट इकाई के अंक से तो आप घातांक में इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दी जाए, भाग में दी जाए, तो अभी भाग का नियम मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपको इकाई के अंक में कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी घात आ जाए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घातांक में अगर भाग से हम कैसे इकाई का अंक निकालें, तो ये हम आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जुड़िएगा आप हमारी अगली क्लास में। ठीक, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे आप ये सारी चीजें सीखेंगे और दूसरों को बताएंगे और उसमें आपको मजा भी आएगा जब ज्यादा लोग होंगे। तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।